हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2023 देना है, क्योंकि ये वीडियो हिंदी का एक मैराथन क्लास है और ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो इस बार 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट इस बार 2023 बोर्ड एग्जाम देंगे वो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। देखिए ये पूरे 40 से 45 मिनट का वीडियो है और ये आपकी लाइफ बदल सकती है, यानी कि हिंदी में आपको 100 में 95 प्लस दिला सकती है। लेकिन आपको इसके लिए सिर्फ इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, अपने लाइफ का 40 से 45 मिनट देना है और आपका 30 नंबर इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा। यानी कि इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 हिंदी व्याकरण के 11 टॉपिक्स को एक ही वीडियो में पढ़ाऊंगा। देखिए अब तक मैंने आपको 5 टॉपिक, 6 टॉपिक, 7 टॉपिक एक वीडियो में पढ़ाए। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरे 11 टॉपिक को एक ही वीडियो में पढ़ाने वाला हूं, जिसमें आपका रस, छंद, अलंकार भी रहेगा, निबंध भी रहेगा और हिंदी व्याकरण के भी सभी टॉपिक रहेंगे। तो ये एक महामैराथन क्लास है, आप लोग कॉपी और पेन लेकर हमारे साथ बैठ जाइए, क्योंकि ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका 30 नंबर पक्का हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 में 95 प्लस आसानी से ला सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक होते हैं जो रिपीटेड होते हैं। और इस वीडियो में मैं जो आपको बताऊंगा, देखिए 11 टॉपिक कौन कौन से होंगे। आप लोग एक काम कीजिएगा, अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही मैं सभी सब्जेक्ट का वीडियो बनाऊं तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं वो कौन कौन से टॉपिक होंगे जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले हम हिंदी व्याकरण में मुहावरे और लोकोक्तियों को पढ़ेंगे, फिर संधि विच्छेद, विभक्ति और वचन, शब्द युग्म, शब्द अर्थ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्य संशोधन, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे रस। जितने भी इंपॉर्टेंट रस हैं, खास रस, करुण रस, सभी को हम एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। 2 नंबर आपका रस का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद छंद पढ़ेंगे, छंद में आपका दोहा, सोरठा, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे, आपका 2 नंबर यहां पर भी क्लियर हो जाएगा। चौपाई, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अलंकार, अलंकार में आपका यमक, श्लेष, रूपक, ठीक है, इन सभी अलंकार को भी इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और सबसे लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे, आतंकवाद, समस्या एवं समाधान, यानी कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध। अब तो आपको पता चल चुका होगा कितना इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। तो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। देखिए पहले हम इनको पढ़ेंगे, मुहावरे और लोकोक्तियों को, फिर संधि विच्छेद, विभक्ति और वचन, शब्द युग्म, शब्द अर्थ, ऐसे ऐसे करके हम रस, छंद, अलंकार जो है इसका 6 नंबर बिल्कुल क्लियर रहता है, वो मैं इस वीडियो में एकदम क्लियर करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या, मुहावरे एवं लोकोक्तियों को। तो देखिए इसमें आपको कुछ करना नहीं होता है, सिंपली आप समझिए। देखिए मुहावरे और लोकोक्तियां, इसमें आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना होता है, बस, और कुछ नहीं करना होता। ठीक है, तो इसको तो बच्चा बच्चा कर लेगा, क्योंकि आप स्टार्टिंग से ही ये करते आ रहे हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन रहेगा, गूलर का फूल होना। अब क्वेश्चन ये है, अब पहले इसका अर्थ लिखना है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है अर्थ, अप्राप्य होना। फिर आपको हेडिंग डालना वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग में क्या लिखना है, वर्तमान समय में ईमानदार व्यक्ति का मिलना, गूलर का फूल हो गया। गूलर का फूल का मतलब क्या होता है, अप्राप्य होना, जिनको हम प्राप्त ना कर सके, जो हमें ज्यादा मात्रा में ना दिखाई दे। तो आज के समय में ईमानदार लोगों का होना गूलर का फूल हो गया है, क्योंकि देखिए अप्राप्य हो गया, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं ईमानदार। ठीक है, तो ऐसे आपको वाक्य प्रयोग करना है। तो आपको समझना क्या है, देखिए क्वेश्चन इतना ही आएगा, गूलर का फूल होना। ठीक है, आपको कहा जाएगा इसका अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो पहले तो इसका अर्थ लिखिए अप्राप्य होना, फिर वाक्य प्रयोग हेडिंग डाल के आप लोग इस प्रकार से लिखिए। लेकिन इस वाक्य में ये क्वेश्चन आना चाहिए, जैसे यहां पर आ गया। देखिए वर्तमान समय में ईमानदार व्यक्ति का मिलना, गूलर का फूल हो गया है। तो देखिए इस वाक्य में गूलर का फूल आ गया, यानी कि क्वेश्चन आ गया, तो ये वाक्य प्रयोग बिल्कुल सही होगा। तो आपका जो क्वेश्चन है वो इस वाक्य में आना चाहिए, तभी इसको सही माना जाएगा। ठीक है, सिंपल है। ऐसे दूसरा देखिए, दूसरा है बाल बाका ना होना। एक एक टॉपिक के हम 3-3 क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे जो हमारे स्टार्टिंग के टॉपिक है, मुहावरे, लोकोक्तियां, संधि विच्छेद, इसके 3-3 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा। देखिए बाल बाका ना होना, इसका मतलब क्या होता है, कुछ भी हानि ना पहुंचना। तो इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, देखिए वाक्य प्रयोग हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे, इस मुकदमे में तुम चाहे जितना ही धन व्यय कर दो,
चाहे जितना रुपए तुम खर्च कर लो, किंतु उनका बाल बाका नहीं हो सकता। यानी कि तुम कितना भी धन खर्च कर लो इस मुकदमे में, लेकिन उनका बाल भी बाका नहीं हो सकता, यानी कि उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उनके पास पावर है, पैसा है। ठीक है, समझ में आया? तो ये मेरे समझाने का तरीका है, आप लोग समझ लीजिएगा। बाल बाका ना होना, कुछ भी हानि ना पहुंचना। वाक्य प्रयोग में, इस मुकदमे में तुम चाहे जितना ही धन व्यय कर लो, किंतु उनका बाल भी बाका नहीं हो सकता। बस हो गया। तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको वाक्य प्रयोग करना होता है बस। ठीक है, अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। 2 नंबर क्लियर। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? देखिए अभी दो जो हमने पढ़ा वो मुहावरे थे, अब ये लोकोक्ति है। ठीक है, देखिए दोनों एक ही में आएगा, लेकिन लोकोक्तियों को भी जानना जरूरी है, थोड़ा डिफरेंट सुनने में लगता है। देखिए चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इसका मतलब होता है अत्यधिक कंजूस होना। तो देखिए वाक्य प्रयोग में क्या लिखेंगे? राहुल से कुछ भी प्राप्त होने की आशा मत रखना, क्योंकि उसने तो अपने जीवन का सिद्धांत ही बना रखा है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, यानी कि बहुत कंजूस है वो। ठीक है, उससे तुम आशा मत रखना कि वो तुम्हें पैसे देगा, तुम पर पैसे खर्च करेगा, ऐसा बिल्कुल आशा न रखना, क्योंकि वो इस प्रकार का है, उसने एक सिद्धांत बना रखा है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। ठीक है, तो ये लोकोक्तियां कुछ इस प्रकार से आती हैं। समझ में आ गया? कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ आपको कंसंट्रेशन के साथ एक एक टॉपिक को समझना है। अगर आप लोग आलस करेंगे, लापरवाही करेंगे, तो आप लोग का जो परसेंटेज है बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसी समय को आपने पढ़ने में लगा दिया, क्योंकि समय कम है, अगर अच्छे से पढ़ा आपने, तो आप 100 में 95 प्लस लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो मुहावरे हम लोकोक्तियां था। दूसरा देखते हैं क्या है। दूसरा देखिए संधि विच्छेद। अब इसमें भी कुछ नहीं है, सिंपल सा है। इसमें क्या करना होता है हमें उसको समझिए। ठीक है, संधि विच्छेद में क्या करना है हमें यहाँ पर जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी का संधि विच्छेद है। अब आपको बताना इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, जो सही वाला ऑप्शन है वही आपको लिखना है अपनी कॉपी में। ठीक है, देखिए फर्स्ट है, का है विद्य धन अर्थी, खा है विद्या धन अर्थी, गा है विद्य धन आर्थी और घा है विधि धन आर्थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, विद्या धन अर्थी। ठीक है, ये विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद होगा। देखिए विद्या में बड़ा आ है, इधर छोटा आ है, दोनों मिलकर बड़ा आ का निर्माण करेंगे तो विद्यार्थी हो जाएगा। ठीक है, अब शायद कुछ बच्चों को ये पता भी रहा हो, लेकिन देखिए कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको नहीं पता होना चाहिए, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? तो आप लोग अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए। शायद बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये क्वेश्चन पता रहा हो, किसको किसको पता है कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, जितने क्वेश्चन आपको पढ़ाने के बाद पता है उनको कमेंट में बता दीजिएगा कि हाँ सर मुझे इतने नंबर का क्वेश्चन पता था। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा, भवनम का संधि विच्छेद है। भवनम का सही संधि विच्छेद क्या है? का है भवधन्नम, खा है, देखिए इसका सही अर्थ लिख दीजिएगा, खा है भवधन अनम, गा है भोधन अनम और घा है भाधन वनम। तो बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट हैं जो थोड़े से पढ़ने में कमजोर है, वो क्या करेंगे? वो डायरेक्टली घा वाले पे टिक कर देंगे, भा धन वनम, यानी कि भा और वनम मिलकर भवनम बना लेगा, लेकिन ये गलत है। ठीक है, ज्यादा ब्रिलियंट बनने की कोशिश नहीं करना है। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट होगा, भोधन अनम। ठीक है, इसमें ओ आ मिलकर भव, ठीक है, भवनम का निर्माण करते हैं, तो ये आपका ग वाला ऑप्शन राइट होगा। तो ऐसा नहीं है कि इसको 2 में कर दिया गया भवधन्नम, बस आप इसको सही कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सही से पता होना चाहिए, जब एकदम सटीक आंसर पता होगा तभी टिक कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवालय का संधि विच्छेद है। दिवालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? का है देवधन आलया, खा है देवाधन लया, गा है दे धन वालया और घा है देवाधन आलया। अब इसमें भी बच्चे क्या करेंगे, बहुत सारे, ठीक है, जो नहीं जानते इसका आंसर, वो गा वाला टिक कर देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। इसमें ऑप्शन नंबर का राइट होगा। ठीक है, देवधन आलया, ये देवालय का सही संधि विच्छेद होगा। ठीक है, क्योंकि छोटा आ, देव के लास्ट में क्या आता? देव, वाह के साथ आ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आ छोटा और बड़ा मिलकर बड़ा आ का निर्माण करेंगे, तो देवालय का सही संधि विच्छेद होगा देवधन आलया। ठीक है, तो का वाला ऑप्शन राइट होगा। हो गया, सिंपल सा है। ठीक है, 3 क्वेश्चन इसके भी हो गए, 2 टॉपिक हमने क्लियर कर लिया। हम 11 टॉपिक अभी पढ़ेंगे। अभी आपको थकना नहीं है, थक कर बैठना नहीं है, क्योंकि जो थक कर बैठ गया वो समझ लीजिए फेल हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो चलिए नेक्स्ट करते हैं।
नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट है विभक्ति और वचन। विभक्ति और वचन में क्या होता है, इसमें भी सेम कंडीशन है, आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, लेकिन इसमें आपको क्वेश्चन ज्यादा पढ़ना होगा, क्योंकि इसके रूल्स ज्यादा आप पढ़ नहीं पाए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इसके रूल्स को नहीं जानते, तो रूल्स नहीं पता है तो ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस, आपको मोर देन मोर क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है। इससे भी आपका एक्सपीरियंस बनेगा और आप अच्छा मार्क्स लेकर आएंगे। देखिए आत्माना, इसमें कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, ये आपको सिर्फ बताना है, ठीक है। तो देखिए का है षष्ठी विभक्ति एकवचन, खा है पंचमी विभक्ति द्विवचन, इसको द्विव कर दीजिएगा, ठीक है। गा है द्वितीय विभक्ति बहुवचन और घा है चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, द्वितीय विभक्ति बहुवचन, ठीक है। आत्माना में द्वितीय विभक्ति है और ये बहुवचन है, बस इसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है। इसमें भी आपको सिर्फ पहचानना है कि आखिर कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, बस हो गया। ऐसे दूसरा देखिए आत्मा, आत्मा में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है, कौन सा आत्मा, ठीक है, डरिएगा मत, भूत नहीं है। तो देखिए का है प्रथमा विभक्ति बहुवचन, खा है पंचमी विभक्ति एकवचन, गा है प्रथमा विभक्ति एकवचन और घा है हमारा चतुर्थी विभक्ति द्विवचन। तो इसमें है प्रथमा विभक्ति एकवचन, ठीक है। अब कहेंगे आप लोग कि सर आप तो टिक करते जा रहे हैं, हमें कैसे समझ में आएगा। देखिए इसमें आपको नियम या तो पढ़िए, नियम नहीं पढ़े तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जो मैं बता रहा हूं इसी में से आ जाएगा। क्या करेंगे आप, आज नहीं पढ़े रहेंगे, बाद में आपको पढ़ना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा, ठीक है। तो आज ही पढ़ लीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने से भी, क्योंकि 2 ही नंबर के आते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा आत्मभ्या, इसमें कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, बताइए, आप लोग बताइए कमेंट करके, ठीक है। नहीं जानते हैं तो मैं बता रहा हूं, ठीक है। का है पंचमी विभक्ति एकवचन, खा है षष्ठी विभक्ति एकवचन, गा है द्वितीय विभक्ति बहुवचन और घा है हमारा पंचमी विभक्ति बहुवचन। तो आत्मभ्या जो है इसमें है पंचमी विभक्ति और ये है बहुवचन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा। बस हो गया, इसमें भी कुछ नहीं था, सिंपल सा है। सिर्फ आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन है उसका विभक्ति और वचन पता होना चाहिए, बस वही आप टिक कर देंगे, आपका नंबर क्लियर हो जाएगा। तो इसमें भी थोड़ा बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ये भी हमारा हो गया। नेक्स्ट है देखिए शब्द युग्म। अब शब्द युग्म का मतलब क्या होता है, नाम से स्पष्ट है, शब्द युग्म यानी कि शब्दों का जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है, पेयर्स, ठीक है, शब्दों का जोड़ा। इसमें क्या होता है देखिए सिंपल सा है, हमें क्वेश्चन येलो कलर से दिया गया, देखिए सुत सूत, ठीक है, ऐसे दे दिया जाएगा, आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा, आपसे पूछा जाएगा इसका सही आंसर क्या होगा, यानी कि जो पहले है इसका अर्थ हमें नीचे दिया गया है ऑप्शन में, अब आपको जो सही अर्थ है वो बताना है। और ये ध्यान रखिएगा, जो पहले उसका अर्थ पहले होगा, जैसे सुत पहले है तो इसका अर्थ पहले होगा, सूत बाद में उसका अर्थ बाद में होगा, बस ये समझना, ठीक है। तो देखिए का है पुत्र और पिता, खा है पुत्र और सारथी, ठीक है, और गा है पुत्र और माता और घा है पुत्र और पत्नी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, पुत्र और सारथी। देखिए जो फर्स्ट है सुत, सुत का मतलब होता है पुत्र, ठीक है, और सूत का मतलब होता है सारथी, तो ये खा वाला ऑप्शन राइट होगा। तो इसमें भी कुछ खास नहीं करना है, जो इसका सही मीनिंग है यानी कि जो इसका सही अर्थ है वही आपको अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है, बस हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए पास पास। तो एक पास का मतलब तो आपको पता है पास, ठीक है, जो हमारे नियर हो तो उसे हम पास कहेंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, का है उत्तीर्ण और निकट, खा है निकट और जाल, गा है निकट और ऊंचा और घा है समीप और दूर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, निकट और जाल। देखिए पास का मतलब होता है निकट, जो हमारे पास हो, ठीक है, नियर निकट हो, ठीक है, दोनों सेम ही है, और पास का मतलब होता है जाल, तो ये खा वाला ऑप्शन इसका राइट होगा, पास और जाल। तो ऐसे ही इसमें क्या करना है, जो राइट आंसर है उसको, जो पहले उसका अर्थ पहले होगा, जो बाद में है उसका अर्थ बाद में होगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग क्या करें, देखिए उल्टा सीधा भी यहाँ पर दिया जा सकता है, लेकिन जिसका अर्थ जो है वही आपको टिक करना है। ऐसे थर्ड वाला देखिए नियत नियति, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए, नियत नियति, ठीक है। तो का है निश्चित और भाग्य, खा है आदत और भाग्य, गा है प्रकृति और गणना और घा है आदत और गणना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, निश्चित और भाग्य। देखिए नियत का मतलब एक होता है निश्चित, नियत वेग से जा रही है कोई चीज, यानी कि एक निश्चित वेग से जा रही है, ठीक है। दूसरी चीज नियति, नियति का मतलब होता है भाग्य, ठीक है। तो निश्चित और भाग्य यानी कि निश्चित और भाग्य इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, 4th टॉपिक, जिसका नाम था शब्द युग्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है, ये भी हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है शब्द अर्थ, ठीक है। शब्द अर्थ का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग पहले पढ़ते थे अनेकार्थी शब्द, यानी कि एक ही शब्द के कई अर्थ, इंग्लिश में बोले तो सिनोनिम्स, ठीक है, वही होता है शब्द अर्थ, ठीक है। और बहुत छोटे थे हम, जब 4
4th 5th में थे हिंदी मीडियम में, तो हम पर्यायवाची शब्द भी इसको बोलते थे, यानी कि एक ही शब्द के कई नाम होंगे। देखिए फर्स्ट है जलज। जलज का क्या क्या नाम हो जाएगा, देखिए कमल भी इसको कह सकते हैं, कमल, इसको कमल के नाम से भी जानते हैं। मोती भी कह सकते हैं, मोती हो गया, ठीक है। मछली हो गया, मछली हो गया। इन सबको जलज को हम इन नामों से भी जानते हैं। जलज का मतलब कमल भी होता है, ठीक है। मोती, मछली, तो ये सब आपका हो जाएगा। या एक और लिख सकते हैं शंख, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा शब्द अर्थ। अच्छा दूसरा देखिए, दूसरा है जड़। जड़ को हम किन नामों से जानते हैं बताइए, और क्या क्या नाम हो सकता है। जड़ को हम मूर्ख को भी जड़ बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर जड़ के क्या क्या होंगे, जड़ का होगा मूर्ख, मूर्ख हो जाएगा, ठीक है। और अचेतन मूल, ऐसे एक होता है चेतन मूल, ठीक है। ये एक वर्ड होता है, इसको जड़ को हम इस नाम से भी जानते हैं। तीसरा देखिए जनक। जनक किसको बोलते हैं, जनक को हम पिता को भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे जनक के और भी कई नाम हैं। जब देखिए पिता हो गए, पिता। संस्थापक हो गए, संस्थापक, ठीक है। उसके बाद में एक और हम लिख देते हैं पिता, संस्थापक और जन्मदाता, जन्मदाता, ठीक है। इन सबको हम जनक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये होंगे आपके अनेकार्थी शब्द या शब्द अर्थ भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपके हो जाएंगे। जलज को हम कमल, मोती, मछली, शंख के नाम से भी जानते हैं। जड़ को हम जानते हैं मूर्ख, अचेतन मूल के नाम से भी जानते हैं। और जनक को हम जानते हैं पिता, संस्थापक, जन्मदाता, ठीक है। इनको हम जनक भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा शब्द अर्थ। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। अगर इंग्लिश में बोले तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे हम इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वैसे इसको हम हिंदी में बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यानी कि आपको अनेक शब्द के लिए एक शब्द बताना है क्या होता है। तो देखिए जैसे फर्स्ट देखिए क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है किसी बात को लिख देना, किसी बात को लिख कर देना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा लिखित। क्या हो जाएगा, लिखित। तो किसी बात को लिख कर देना, इसका मतलब होता है लिखित, एक शब्द में, ठीक है। ऐसे दूसरा देखिए जनसाधारण के गीत, यानी कि जनसाधारण के गीत को हम एक वर्ड में क्या बोल सकते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं लोकगीत, लोक गीत, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट वाला देखिए तीसरा, जो वंदना करने योग्य हो, उसे हम एक वर्ड में क्या कहेंगे, यानी कि जो वंदना करने योग्य हो उसे हम लोग कहेंगे, जैसे जो आदर करने योग्य है उसे हम आदरणीय बोलेंगे। ऐसे जो वंदना करने के योग्य होगा उसको हम लोग बोलेंगे वंदनीय, वंदनीय, ठीक है। बस हो गया, ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो इसमें भी कुछ खास नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, जैसे क्वेश्चन आपका रहेगा किसी बात को लिख कर देना, इसे एक वर्ड में कहेंगे लिखित। ऐसे आ सकता है जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे एक वर्ड में क्या बोलेंगे, आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो उसे हम लोग बोलेंगे नास्तिक। ऐसी सेम चीजें हैं, यानी कि आपको वाक्य दिया रहेगा, उसका वन वर्ड आपको एक शब्द लिखना है, बस हो गया। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 7, ठीक है। 7 टॉपिक हमारा देखिए क्या है, वाक्य संशोधन। नाम से स्पष्ट है, जैसे हम इंग्लिश ग्रामर पर पढ़ते हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स में हम क्या करते हैं, हमें सेंटेंसेस दिए रहते हैं, उसमें कहीं कहीं मिस्टेक्स रहती हैं, गलतियां रहती हैं, उसको हमें सही करके यानी कि करेक्ट करके लिखना होता है। वही सेम चीज यहां पर भी है, हमें वाक्य तो दिए गए हैं लेकिन इस वाक्य में गलती है। अब गलती कहां है वो तो आपको ढूंढना है, ठीक है। तो यहां पर क्या गलती है, देखिए साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, इसमें गलती क्या है, देखिए साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। तो यहां पर जो घोर वर्ड यूज हुआ है यहां पर इसका यूज नहीं करना है। यहां पर आपको लिखना है साहित्य और जीवन का, घोर की जगह पर लिख देना है घनिष्ठ, ठीक है, संबंध है। तो घोर वर्ड का यूज यहां पर आपको नहीं करना है, घोर के स्थान पर लिखना है घनिष्ठ, ठीक है। बाकी सेम है, बाकी सब सही है, ठीक है। तो साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, तो घोर के जगह पर घनिष्ठ कर देना, बस हो गया, सिंपल सा है। नेक्स्ट देखिए दूसरा, मुझे उपरोक्त नियम स्वीकार है। उपरोक्त का मतलब जो ऊपर वाले नियम है, ठीक है। तो मुझे उपरोक्त के जगह पर लिख देना है उपयुक्त, ऐसे लिखते हैं, देखिए मुझे उपरोक्त की जगह पर लिखना है उपयुक्त,
नियम स्वीकार है, ठीक है, स्वीकार है, बस ये राइट हो जाएगा। यानी कि उपरोक्त के जगह पर आपको लिख देना है उपयुक्त, ये बिंदी मत रखिएगा, स्वीकार है, ठीक है। तो मुझे उपयुक्त नियम स्वीकार है, बस ये हो गया। इसको सही कर देता हूं, ये ठीक है, हो गया दूसरा। ऐसे तीसरा देखिए, छोटी छोटी गलती होगी, जैसे फर्स्ट में था घोर के जगह पर घनिष्ठ लिखना है, नीचे उपरोक्त के जगह पर उपयुक्त लिखना है। ऐसे थर्ड वाले में देखिए क्या है, छात्रों ने मंत्री जी को एक फूलों की माला पहनाई। तो यहां पर गलती क्या है, एक फूल की माला थी या फूलों की एक माला थी, इस प्रकार से लिखिए। थोड़ा वर्ड भी इधर उधर लिख दिया जा सकता है, तो उसको सही करके लिखना होगा, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे छात्रों ने मंत्री जी को ठीक है फूलों की माला पहनाई, इस प्रकार से लिखिए, फूलों की माला पहनाई, ठीक है, क्या पहनाई, हो गया। ये आपका बिल्कुल राइट होगा, यानी कि छात्रों ने मंत्री जी को फूलों की माला पहनाई, बस हो गया, सिंपल सा, इसमें भी कुछ नहीं है। तो वाक्य संशोधन में क्या करना होता है, आपको वाक्य दिया रहेगा, उसमें गलतियां भी दी जाएंगी, ठीक है, क्योंकि उसको सही करना है आपको, तभी तो नंबर मिलेगा। तो यहां पर इसमें जो गलती थी उसी को सही करके आपको लिखना है, बस आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, तब हम देखते हैं 8 नंबर टॉपिक, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नोट हो गया स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है टॉपिक नंबर 8, ठीक है, ये क्या है, रस छंद अलंकार। अब देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में यानी कि 12th हिंदी में जो रस छंद अलंकार आते हैं वो टोटल 6 मार्क्स के आते हैं, यानी कि 6 नंबर के सिर्फ रस छंद और अलंकार होंगे, यानी कि 2 नंबर का रस, 2 नंबर का छंद और 2 नंबर का अलंकार, ठीक है। तो इसको भी जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम रस छंद अलंकार को भी जान लेते हैं। तो देखिए रस में सबसे इंपॉर्टेंट जो रस है वो 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला है हास्य रस और दूसरा हमारा है करुण रस, ठीक है। इन्हीं दोनों को हम इसमें पढ़ेंगे क्योंकि यही दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी और भी हैं जैसे वीर रस है, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले अगर आपको रस पढ़ना है तो इसका अस्थाई भाव जानना होगा। जैसे देखिए हास्य रस, ये इसका ट्रिक है, मान लीजिए आप डेफिनेशन सही से नहीं याद कर पाते तो ये ट्रिक है जिसकी सहायता से आप डेफिनेशन को भी याद कर सकते हैं, यानी कि परिभाषा को। देखिए हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास, और जो करुण रस का स्थायी भाव होता है वो होता है शोक, ठीक है। देखिए हास्य का मतलब क्या होता है, जहां पर हंसी हो, ठीक है, हंसी मजाक हो तो वहां पर हास्य होगा, तो हास इसका स्थायी भाव होता है। और करुण रस का मतलब क्या होता है, जहां पर थोड़ी प्रॉब्लम हो यानी कि चिंता हो, वहां पर होता है शोक, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हास्य रस क्या होता है, इसका एग्जाम्पल भी मैं अभी बताऊंगा आपको, यहां पर नहीं लिखा है। तो देखिए क्या होता है, हास्य रस का स्थायी भाव हास है। सबसे पहली लाइन डेफिनेशन में आपको लिखना है कि हास्य रस का स्थायी भाव हास है, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या करना है, जब हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करता है तो वह हास्य रस कहलाता है। यहां पर संयोग कर दीजिएगा, ठीक है, संयोग, तो संयोग करता है तो वो हास्य रस कहलाता है। ऐसे देखिए हम करुण रस का भी डिफिनेशन बना सकते हैं, परिभाषा देखिए, करुण रस का स्थायी भाव शोक है, जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो वह कौन सा रस कहलाता है, करुण रस कहलाता है। तो डेफिनेशन बनाने का एक तरीका है, यानी कि अगर आपको इसका स्थायी भाव पता है तो आप डेफिनेशन बहुत आसानी से परिभाषा इसकी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी परिभाषा समझ में आई। देखिए हास्य रस का स्थायी भाव हास है, जब हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करता है तो वह हास्य रस कहलाता है। हो गया। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण, क्योंकि वो भी जानना बहुत जरूरी है। तो यहां पर हेडिंग डालेंगे उदाहरण, ठीक है, या फिर मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा अपने बोर्ड में। तो देखिए इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा लिखना होगा, थोड़ा लॉन्ग है। देखिए नाना वाहन, कई एग्जाम्पल है, आप कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन जो मैं लिख रहा हूं वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नाना वाहन, नाना वेशा, नाना वेशा, फिर आपको ऐसे लिखना है फुल स्टॉप, ठीक है। अब बिहसे, बिहसे शिव समाज, शिव समाज निज देखा, निज
देखा। ठीक है, ये कब की बात है? ये जब शिव जी का यानी कि सर शंकर भगवान का जब हो रहा था विवाह, ठीक है, तब की ये बात है। नाना वाहन नाना वेशा विहसे शिव समाज निज देखा। और देखिए को मुखहीन, देखिए राइटिंग से आपको लिखना है कॉपी में अपने, को मुखहीन विपुल मुख काहू। ठीक है, विपुल मुख काहू, मुख काहू। ठीक है, और एक लाइन आपको लिखना है बिन पद कर को बहुपद बाहु। ठीक है, पद बाहु। तो ऐसे आपको लिखना है। देखिए मैं साथ में लिख रहा हूं आपके, ताकि आप लोग भी इसको नोट कर सके। अब देखिए हास्य रस का मतलब क्या होता है? जहां पर हंसी मजाक हो। ठीक है, हास्य रस का स्थायी भाव हास है। तो देखिए ये है नाना वाहन नाना वेशा विहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहुपद बाहु। ठीक है, ये शिव भगवान का जब विवाह हो रहा था तब की ये बातें हैं। ठीक है, वहां पर एक पूरा समाज एकत्रित है और वो शिव भगवान को देखकर हंस रहा है। ठीक है, कि ये कैसा है देखने में, क्योंकि शिव जी का जो हुलिया था, ठीक है, जो कपड़े वपड़े पहनने का स्टाइल था वो थोड़ा डिफरेंट था। ठीक है, तो उसी को लोग देखकर यहाँ पर हास्य रस उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। तो ऐसे ही आपको हास्य रस का डेफिनेशन लिखना है, फिर एग्जाम्पल लिखना है, 2 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। आप चाहे तो स्पष्टीकरण भी छोटा लिख सकते हैं कि ये शिव जी के विवाह के समय की पंक्तियां हैं। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। समझ में आया? तो ये हो गया हास्य रस। दूसरा देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब दूसरा देखिए क्या है, दूसरा हमारा है करुण रस। अब करुण रस का मतलब भी आप समझ गए होंगे। करुण रस का मतलब क्या होगा? जहां पर शोक हो। ठीक है, करुण हो, करुण संवेदना हो। तो देखिए क्या होगा, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, सेम उसी टाइप का डेफिनेशन यहां पर भी आपको लिखना है। ठीक है, जैसे मैंने उसमें बताया था। तो अगर आपको स्थायी भाव पता है, आप डेफिनेशन बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो ये भी बहुत ही सिंपल सा है। इसका भी एग्जांपल पहले देखते हैं। तो हेडिंग हम लोग डालेंगे एग्जांपल। ठीक है, यानी कि उदाहरण। ठीक है, अब इसका जो उदाहरण है वो क्या है उसको लिख लेते हैं यहां पर। तो देखिए उसका एग्जांपल है क्यों छलक रहा दुख मेरा। ठीक है, दुख मेरा। अब यहां पर दुख वाली बात आ गई तो सिंपल है, यहां पर कौन सी रस होगा? करुण रस होगा। ठीक है, उषा के मृदु पलकों में। ठीक है, अभी एक लाइन और है, हाँ। ठीक है, उलझ रहा सुख मेरा, हाँ उलझ रहा सुख मेरा। ठीक है, संध्या की घन अलकों में। ठीक है, घन अलकों में। तो देखिए डेफिनेशन तो आपको मैंने बता ही दिया, इसका एग्जाम्पल भी मैंने लिख दिया है। अब ये एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं, और अगर आपको करुण रस का कोई और एग्जाम्पल पता है, ठीक है, वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप सेम टू सेम यही लिखें। डेफिनेशन आपका सही होना चाहिए, परिभाषा। बाकी एग्जाम्पल तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल है हास्य रस के, करुण रस के, तो आप अलग से भी उठाकर यहाँ पर लिख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप सेम टू सेम यही लिखें। ठीक है, क्योंकि मेरा काम है बताना आपको एग्जाम्पल। मान लीजिए आपको एग्जाम्पल नहीं मिल रहा है, आप इसको लिखिए। ठीक है, यानी कि अगर ये याद हो रहा है इसको आप लिख दीजिए, कोई दूसरा याद है उसको लिख लीजिए। ठीक है, तो क्यों छलक रहा दुख मेरा उषा के मृदु पलकों में, हाँ उलझ रहा सुख मेरा संध्या की घन अलकों में। ठीक है, बस हो गया। तो ऐसे ही करुण रस, यहाँ पर देखिए क्यों छलक रहा दुख मेरा, इसमें दुख की बात की गई है। यहाँ पर कौन सा रस होगा? करुण रस होगा। ठीक है, तो ये आपका होगा रस। दोनों रस समझ में आ गए। थोड़ा सा आप स्पष्टीकरण भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा रस। इस प्रकार से अगर आप लोग डेफिनेशन और एग्जाम्पल लिखेंगे 2 मार्क्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब ये तो था रस। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, देखिए
नेक्स्ट टॉपिक हमारा है छंद। ठीक है, छंद का मतलब क्या होता है, इसमें देखिए दो छंद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए तीन होते हैं टोटल, चौपाई, दोहा तथा सोरठा। ठीक है, इस वीडियो में हम दो पढ़ेंगे, यानी कि दोहा को पढ़ेंगे और चौपाई को पढ़ेंगे, क्योंकि ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अब बाकी जो तीसरा है उसको भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन दो को हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए दोहा क्या होता है, तो सिंपल सा है, देखिए दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, यानी कि दोहा में 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरणों में 13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। यानी कि देखिए आपको मात्राएं याद रखनी है कि किस चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, बस हो गया। तो देखिए दोहा जो है एक अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण, टोटल 4 चरण होंगे। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होंगी। अब यहां पर स्टूडेंट गलतियां क्या करते हैं, देखिए सिंपल से समझिए। स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले और तीसरे में 11 लिख देते हैं, दूसरे और चौथे में 13 लिख देते हैं, ये गलती हो जाती है। ठीक है, तो आपको सीक्वेंस जो सही आंसर इसका है वही आपको यहां पर लिखना है। ठीक है, अब इसका उदाहरण पहले समझ लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, दोहा का देखिए, दोहा का मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो, बाधा हरो। ठीक है, राधा नागर सोई, राधा नागर, ठीक है, नागर सोई, ठीक है, ये हो गया एग्जांपल। अभी और है, क्योंकि अभी 2 चरण हुए। देखिए ये फर्स्ट चरण है, ये दूसरा है। ठीक है, अब तीसरा चरण देखते हैं क्या है। देखिए तीसरा हमारा है जा तन की झाई पर है, झाई पर है। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट चरण हो गया। श्याम हरित दुति सोई, ठीक है, दुति होई, बस ये हो गया। अब देखिए इसमें आपको करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए क्या करना है। सबसे पहले आपको मात्राएं गिननी है। यहां पर इसका एग्जांपल होगा दोहा का, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोई, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुत होई। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, आपको मात्राएं बतानी है। कैसे करेंगे, तो देखिए इसमें आपको मात्राएं गिनना आना चाहिए, तभी इसको आप कर पाएंगे। ठीक है, देखिए माँ है, इसके ऊपर ए का मात्रा लगा, यानी कि इसमें 2 मात्राएं होंगी। ठीक है, रा पर बड़ी का मात्रा, इसमें भी 2 होगी। भा अकेले है, भा में कोई भी मात्रा नहीं लगी है, ये सिंगल होगा, यानी कि इसकी 1 मात्रा होगी। वा की भी 1 होगी। बा में आ का मात्रा लगा है 2, धा में आ का मात्रा लगा है 2, हा में ये देखिए फर्स्ट, ठीक है, 1 ही होगा, और रौ में औ का मात्रा लगा है 2। तो देखिए पहले एवं तीसरे चरण में 13 मात्राएं हैं। देखिए पहले में 13 है, 2 2 4 1 5 1 6 2 8 2 10 1 11 2 13 मात्राएं। ठीक है, अब इसके बाद में दूसरा चरण हमारा है, पहले एवं तीसरे में 13 होंगी, तो तीसरा भी देख लेते हैं। देखिए जा परा का मात्रा है 2, ये 1 है, 1, इसका भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा। तो देखिए 2 1 3 1 4 2 6 2 8 2 10 1 11 2 13। ठीक है, तो पहले एवं तीसरे चरण में कितनी मात्राएं हुई, 13। ठीक है, अब दूसरे एवं चौथे में 11 होना चाहिए, तो इसको भी देखते हैं। देखिए 2 2 4 2 6 1 7 1 8 2 10 1 11। ठीक है, दूसरे चरण में 11 हो गई। चौथे में देखिए क्या होगा, 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 2 10 1 11, और दूसरे और चौथे में 11 हो गई। तो देखिए दोहा जो है इसमें पहले एवं तीसरे चरण में 13 मात्राएं होंगी। ठीक है, और दूसरे एवं चौथे चरण में 11 मात्राएं होंगी। ये होगा आपका दोहा, और ये हो जाएगा आपका एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल आपको नहीं मिल रहा है, सिंपली मैंने बता दिया, कुछ भी नहीं इसमें। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या है, आपको मात्राएं सही से गिनना आना चाहिए, मात्राओं को यहां पर आपको प्रदर्शित करना होगा, डिनोट करना होगा, तभी ये सही माना जाएगा, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। तो मात्राएं, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर मात्राएं गिनना हमें नहीं आता। क्यों नहीं आता, देखिए जिसमें मात्राएं लगी हैं, ठीक है, जिसमें मात्राएं हैं उसमें 2 होंगी, जिसमें नहीं है सिंगल है। ठीक है, आगे देखिए ये हो गया, इसको नोट कर लीजिए दोहा को। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है इसमें।
अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा है वो है सोरठा। ठीक है, सोरठा का मतलब क्या, देखिए ये दोहा का सेम उल्टा होता है। इसमें आपको क्या करना है, देखिए सिंपल सा है। सोरठा क्या है, सोरठा भी एक अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे एवं चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और ये दोहे का उल्टा होता है। अब देखिए जो सोरठा है ये दोहे का सेम उल्टा होता है। देखिए दोहा में क्या था, पहले एवं तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, सॉरी पहले एवं तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं थी और दूसरे एवं चौथे चरण में 11-11 मात्राएं थी। लेकिन हमारे सोरठा में क्या है, पहले एवं तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होंगी एवं दूसरे एवं चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होंगी, यानी कि उसका सेम उल्टा होगा। ठीक है, तो ये आपका होगा सोरठा। समझ में आ गया, यानी कि जो उसके पहले एवं तीसरे चरण में था वो इसके दूसरे और चौथे चरण में है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण। ठीक है, उदाहरण में इसके क्या लिखेंगे, देखिए इसका उदाहरण दूसरी तरह से, राम स्वरूप, ठीक है, तुम्हार, ठीक है। फिर हम लिखेंगे बयन अगोचर। ठीक है, क्या लिखेंगे, बयन अगोचर बुद्धि पर। ठीक है, बयन अगोचर बुद्धि पर। फिर देखिए हमें क्या लिखना है, अभिगत अकथ अपार। ठीक है, अभिगत, देखिए डिस्टेंस मैं इसलिए रख रहा हूं ताकि मात्राएं गिनना आसान हो जाए। ठीक है, अभिगत अकथ अपार। ठीक है, फिर लिखेंगे हम अपार, नेत नेति नित निगम कह। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका किसका एग्जाम्पल, सोरठा का। ठीक है, राम स्वरूप तुम्हार, बयन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथ अपार, नेत निगम कह। ठीक है, तो ये आपका पहला चरण है, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। तो देखिए इसमें पहले एवं तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होंगी, तो उसको लिखते हैं, देखते हैं। देखिए 2, 1 3, 1 4, 2 6, 1 7, 1 8, 2 10, 1 11। ठीक है, ये आपका मात्रा हो गया, 11 मात्राएं इसमें हो गई। ठीक है, 2 1 3, 1 4, 2 6, 1 7, 1 8, 2 10, 1 11। इसमें कितना होगा, पहले एवं तीसरे चरण में, तीसरे का भी देख लेते हैं, 1 1 2, 1 3, 1 4, 1 5। ठीक है, इसको सही से लिख दीजिएगा, 1 5। देखिए यहां पर मैं फिर से लिख देता हूं, अभिगत अकथ। ठीक है, इस प्रकार से रहेगा। तो यहाँ पर मात्रा कैसे गिनेंगे, यहाँ पर भी 1 रहेगा मात्रा, 1 1 1 2 1। ठीक है, तो 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 2 10 1 11। ठीक है, तो पहले एवं तीसरे चरण में कितनी मात्राएं हुई, 11-11 मात्राएं। अब दूसरे एवं चौथे में देखिए, यहाँ पर 1 1 2 1 3 1 4 2 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 और 2 इसमें 13। ठीक है, तो दूसरे चरण में 13 मात्रा हो गई। चौथे में देखिए 2 1 3 2 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13। ठीक है, तो दूसरे एवं चौथे चरण में 13-13 मात्राएं हो गई, तो ये होगा आपका सोरठा। ठीक है, तो ये दोहे का सेम उल्टा होगा। इसके पहले एवं तीसरे चरण में, ये पहला चरण है, तीसरा है। ठीक है, इसमें 11-11 मात्राएं, दूसरे एवं चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होंगी। मात्रा आपको गिन लेना है पूरा, तभी आपको इसको एग्जाम्पल को लिखना है। ठीक है, बस हो गया। तो ये आपका हो जाएगा सोरठा, सिंपल सा है। तो छंद भी हमारा क्लियर हो गया, रस छंद हमने पढ़ लिया। अब अपना देखेंगे 9th टॉपिक, यानी कि 10th टॉपिक जो हमारा है, जो कि है अलंकार। ठीक है, उसको भी पढ़ते हैं। तो अलंकार में क्या क्या हम पढ़ेंगे, इसको नोट कर लिया होगा आपने। देखिए फुल अलंकार हम पढ़ेंगे, जितने भी अलंकार हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अनुप्रास अलंकार। फिर हम पढ़ेंगे यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, यानी कि सभी को हम पढ़ेंगे, क्योंकि अलंकार में आपको 6-7 अलंकार दिए जाते हैं। ठीक है, 6-7 अलंकार रहेंगे, उसमें से 4 मैं आपको बताऊंगा, 4-5। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं अनुप्रास अलंकार की। ये क्या होता है, देखिए वह अलंकार जिसमें समान वर्णों की बार बार, वर्ण कर दीजिएगा, समान वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। यानी कि अनुप्रास अलंकार एक ऐसा अलंकार है जिसमें समान वर्ण की, यानी कि एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, बार बार वो वर्ण आता है, इसको हम अनुप्रास अलंकार कहेंगे। जैसे देखिए
एग्जाम्पल में समझिए, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। इस उदाहरण में देखिए चा वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, यानी कि चा वर्ण कई बार आया है। तो ये कौन सा अलंकार यहां पर होगा? यहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। तो अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। स्पष्टीकरण भी आप छोटा सा लिख सकते हैं, अच्छे से लिखना चाहें। देखिए इन पंक्तियों में चा वर्ण की, वर्ण कर दीजिएगा, चा वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, अतः यहां अनुप्रास अलंकार होगा। तो अनुप्रास क्लियर हो गया। इसमें एक ही वर्ण की कई बार आवृत्ति होगी या बार बार आवृत्ति होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दूसरा हमारा यमक अलंकार। यमक का मतलब क्या होता है इसको समझिए। ठीक है, अनुप्रास तो समझ में आ गया। देखिए यमक का अर्थ होता है युग्म अथवा जोड़ा, यानी कि यमक का अर्थ होता है युग्म या जोड़ा। ठीक है, तो यमक अलंकार में क्या होता है? देखिए वह अलंकार जिसमें कोई शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, यमक अलंकार कहलाता है। यानी कि यमक अलंकार एक ऐसा अलंकार है जिसमें एक शब्द, कोई भी शब्द एक से अधिक बार आए परंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वो यमक अलंकार कहलाएगा। जैसे देखिए यहां पर एग्जांपल देखिए, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार, वा पाए बोरा जग वा खाए बोरा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? देखिए कनक कनकते 100 गुनी। ठीक है, कनक का मतलब क्या होगा? यहां एक कनक का मतलब है सोना, दूसरे का मतलब है धतूरा। ठीक है, तो देखिए कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार, वा पाए बोरा जग वा खाए बोरा। ठीक है, तो एक कनक का अर्थ यहां पर है सोना। अगर ज्यादा मात्रा में किसी को सोना मिल जाए तो वो पागल हो जाएगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए कोई धतूरा खा ले, एक कनक का अर्थ है धतूरा, कोई धतूरा खा ले तो क्या होगा? वो खाने से पागल हो जाएगा, यानी कि बौरा जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि यहां पर कनक शब्द 2 बार आया है, एक ही शब्द एक से अधिक बार आया है और उसके अर्थ भी अलग अलग हैं। इसी को हम कहेंगे यमक अलंकार। ठीक है, तो कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार, वह पाए बोरा जग वह खाए बोरा। तो यहां पर एक कनक का अर्थ है सोना। ठीक है, कोई व्यक्ति ज्यादा सोना पा जाएगा तो भी पागल हो जाएगा। दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा, कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए धतूरा खा लेता है तो भी वो पागल हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका यमक अलंकार होगा। इसमें कोई शब्द एक से अधिक बार आएगा और उसके अर्थ भी भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, बस हो गया, ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा श्लेष अलंकार। इसमें क्या होता है? देखिए जब एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता किंतु उसके 2 या 2 से अधिक अर्थ होते हैं तब वहां श्लेष अलंकार होता है। यानी कि श्लेष अलंकार एक ऐसा अलंकार है जिसमें एक शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके 2 या 2 से अधिक अर्थ हो तो वहां श्लेष अलंकार होगा। एक शब्द एक ही बार आ रहा है लेकिन उसके अर्थ 2 या 2 से अधिक हो रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर श्लेष अलंकार होगा। जैसे देखिए यहां पर होगा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ठीक है, ये आपका है। इसमें जो पानी शब्द आया, देखिए पानी आया, पानी। ठीक है, पानी। तो यहां पर पानी शब्द का कई अर्थ है। देखिए रहीमन पानी राखिए, ठीक है, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ठीक है, यहां पानी शब्द के 3 अर्थ हैं। पहले का अर्थ है मोती। ठीक है, मोती का मतलब चमक होता है। ठीक है, इस पानी का यूज मोती के लिए भी किया गया है और मानुष यानी कि मनुष्य के लिए भी किया गया है, मनुष्य की इज्जत या सम्मान का। ठीक है, और चून यानी कि चून या आटा। ठीक है, जल। तो यहां पर पानी शब्द का अर्थ 3 है। एक है चमक, दूसरा है इज्जत या सम्मान, तीसरा है जल या पानी। ठीक है, तो यहां पर रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। ठीक है, यानी कि रहीमदास जी कहते हैं कि पानी जो है, ठीक है, बिन पानी सब सून रहता है। चाहे वो व्यक्ति हो, अगर कोई व्यक्ति है उसके अंदर पानी नहीं है यानी कि इज्जत नहीं है तो बेकार है। ठीक है, अगर मान लीजिए चमक, ठीक है, मोती है उसमें अगर चमक नहीं है तो भी वो बेकार है, और अगर चून या आटा, ठीक है, उसमें अगर पानी नहीं डालेंगे तो भी वो बेकार है। ठीक है, तो यहां पर जो पानी शब्द है उसके 3 अर्थ हैं, चमक, इज्जत या सम्मान और जल। ठीक है, तो एक ही शब्द के कई अर्थ हैं, तो यहां पर होगा हमारा श्लेष अलंकार। ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा रूपक अलंकार। रूपक में क्या होता है? देखिए जहां उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। ठीक है, अब 2 चीजें आती हैं। सबसे पहला आता है कि उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है। तो देखिए उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए। उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, चरण, आप लोग हेडिंग एग्जाम्पल डाल के, उदाहरण डाल के हेडिंग लिखिएगा, चरण कमल बंदो, ठीक है, हरि राई, हरि राई। ठीक है,
ये आपका एग्जांपल हो जाएगा चरण कमल बंदो हरि राई, ठीक है। तो यहाँ पर जो चरण है, ठीक है, जो श्री कृष्ण जी के चरण है वो कमल की तरह है, यहाँ पर उनके चरणों की तुलना कमल से की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर जिसकी तुलना की जाए, जैसे यहाँ पर चरण की तुलना की गई है तो ये आपका उपमेय होगा, जिससे तुलना की जाए कमल से की गई है तो ये आपका उपमान होगा। तो जहां उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। इसका एग्जाम्पल होगा चरण कमल बंदो हरि राई। हो गया, सिंपल सा है। तो ये हमारा था अलंकार, यानी कि 10th टॉपिक। अब हम अपना लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा नंबर का वही आएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारा 11 नंबर टॉपिक है, यानी कि अभी हमें हमारा एक और अलंकार है उसको देखिए, वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए 5 अलंकार को हम पढ़ेंगे कि कोई भी आए इन 5 में से अगर कोई भी आता आपके एग्जाम में आप उसको लिख सकें, लेकिन इसके लिए आपको इसको नोट करना होगा, पढ़ना होगा, तभी आप लिख पाएंगे, ठीक है। देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए क्या होता है, एग्जाम्पल हो जाएगा सोहत ओढ़े, ठीक है, ओढ़े कर दीजिएगा, सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात मनो नीलमल सैर पर आपत पर्यो प्रभात, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए इसका अर्थ क्या है, यहाँ श्री कृष्ण के प्रथम गात में नीलमणि, ठीक है, नीलमणि झील की तथा पीलू यानी कि यह में सुबह की आप धूप की संभावना की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है श्री कृष्ण जी के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। एग्जाम्पल भी समझ लिया, स्पष्टीकरण भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, देखिए उपमा अलंकार, एक और है 6 नंबर। देखिए उपमा अलंकार ये क्या होता है, तो देखिए जब किन्हीं 2 वस्तुओं के गुण, यहाँ पर गुण कर दीजिएगा, गुण आकृति स्वभाव आदि में समानता दिखाया जाए या 2 भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए वहां उपमेय अलंकार उपमा अलंकार होता है। जैसे देखिए हरिपद कोमल कमल से, यानी कि हरि जी का जो पैर है वो कमल के समान कोमल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उपमेय क्या है, हरिपद, हरि जी का जो पद है, ठीक है, जो पैर है, उपमान क्या है, कमल, कमल से तुलना की गई है, जिससे तुलना की जाए वो उपमान होगा। वाचक शब्द क्या है, से, साधारण धर्म है कोमल, ठीक है। तो यहाँ पर हरिपद कोमल कमल से उपमा अलंकार यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, किन्हीं 2 वस्तुओं के गुण आकृति स्वभाव आदि में समानता दिखाया जा रहा है और 2 भिन्न वस्तुओं की तुलना की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। तो अलंकार तो बहुत सिंपल सा है और मैंने सारे अलंकार आपको बता दिए, सिर्फ आपको क्या करना है, इसमें से कोई भी आता है सब आप तैयार कर लीजिएगा, जो आएगा उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी हो गया। अब हम देखेंगे अपना लास्ट टॉपिक, ठीक है। अब हम आते हैं अपने निबंध पर, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, रस छंद अलंकार भी पढ़ लिया। अब जो एटलीस्ट हम देखेंगे वो देखेंगे निबंध। देखिए निबंध में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध पर चर्चा करेंगे जो कि आतंकवाद समस्या एवं समाधान, ठीक है। आप सभी को पता है कि हमारे देश में आतंकवाद जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। तो इस पर अगर हमें निबंध लिखना आ जाए, जैसे आप किसी भी टॉपिक पर आ सकता है, कोरोना वायरस, ठीक है, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, ऐसे आतंकवाद समस्या एवं समाधान पर निबंध आता है, क्योंकि जो टेररिज्म है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इस पर हमें अपनी भाषा में निबंध को लिखना बहुत जरूरी है, तो आपके बोर्ड एग्जाम में भी आता है। तो देखिए जब भी कोई भी आप निबंध लिखे, स्टार्टिंग जो आपका हेडिंग होना चाहिए वो होना चाहिए प्रस्तावना, क्योंकि अगर आपको निबंध में हेडिंग पता है तो समझ लीजिए आप निबंध बहुत ही आसानी के साथ लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन आपको हेडिंग पता होना चाहिए। तो देखिए प्रस्तावना में हम क्या लिखेंगे, कुछ आतंकवाद के बारे में लिखेंगे। देखिए सबसे पहला हेडिंग प्रस्तावना, लास्ट में उपसंहार, ये दोनों हेडिंग बहुत जरूरी है, बीच में तो आपको हेडिंग डालना ही है। देखिए मनुष्य भय से निष्क्रिय और पलायनवादी बनता जाता है, इसीलिए लोगों में भय उत्पन्न करके कुछ असामाजिक तत्व अपने नीच स्वार्थ की पूर्ति के लिए प्रयास करने में लगे हैं, ठीक है। इस कार्य के लिए वे हिंसापूर्ण साधनों का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो आतंकवादी हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, हिंसापूर्ण जो कुछ साधन है उनके पास, ठीक है, उनका वो यूज कर रहे हैं और लोगों को डरा धमका रहे हैं। ऐसी स्थितियां ही आतंकवाद का आधार है। आतंक फैलाने वाले आतंकवादी कहलाते हैं, यानी कि जो लोग आतंक फैलाते हैं, ठीक है, वो आतंकवादी कहलाते हैं। ये कहीं से बनकर नहीं आते, ये भी समाज के एक ऐसे अंग हैं जिनका काम आतंकवाद के माध्यम से किसी धर्म, समाज अथवा राजनीति का समर्थन कराना होता है। ये शासन का विरोध करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाते तथा जनता को अपनी बात मनवाने के लिए विवश करते रहते हैं। अगर मान
मान लीजिए कोई बात नहीं मानता तो ये कुछ ऐसे साधन, हिंसापूर्ण साधन के साथ उनको डरा धमकाकर अपनी बात मनवाते हैं। ठीक है, तो आतंकवाद के बारे में जब आप निबंध लिखें, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सेम टू सेम आपको यही लिखना है, अपनी भाषा में आप लिखिए, कुछ खुद भी क्रिएट कीजिए, क्योंकि आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, तभी आप लोग अच्छा मार्क ला पाएंगे। क्योंकि सभी चीजें याद करने से नहीं लिख पाएंगे आप, हर एक चीज को याद नहीं किया जाता है, किसी चीज को समझा जाता है। आप लोग एक बार आतंकवाद समस्या एवं समाधान का निबंध पढ़ लीजिए, समझिए कि आखिर हमें कौन सा हेडिंग डालना चाहिए, कैसे क्या लिखना चाहिए, अपनी भाषा में लिखिए, खुद क्रिएट कीजिए उसको। ठीक है, किताबी भाषा में आप मत जाइए। नेक्स्ट देखिए, ये हेडिंग हो गया। दूसरा हेडिंग आपको डालना है आतंकवाद का अर्थ। इसका अर्थ क्या है, आखिर जो आतंकवाद है इसका मीनिंग क्या है। देखिए, आतंक प्लस वाद से बने इस शब्द का सामान्य अर्थ आतंक का सिद्धांत है। ठीक है, यह अंग्रेजी के टेररिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। आतंक का अर्थ होता है पीड़ा, डर, आशंका। इस प्रकार आतंकवाद एक ऐसी विचारधारा है जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बल प्रयोगों में विश्वास रखती है। ऐसा बल प्रयोग प्रायः विरोधी वर्ग, समुदाय या संप्रदाय को भयभीत करने और उस पर अपनी प्रभुत्व स्थापित करने की दृष्टि से किया गया है। ठीक है, एक ऐसा आप लोग लिख दीजिएगा जो मैंने लिख रखा है नीचे, एक लाइन लिख दीजिएगा, 2 लाइन। कौन कहता है कि मौत को आजमाना होना चाहिए। ठीक है, मौत का अंजाम होना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी का पैगाम होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आतंकवाद के बारे में लिखा गया है कि कौन कहता है कि मौत का अंजाम होना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी का पैगाम होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसके बारे में थोड़ा सा 2 लाइन मैंने लिखने का प्रयास किया, क्योंकि ये सब चीजें आप निबंध में लिख देंगे तो थोड़ा और बेटर हो जाएगा, थोड़ा क्रिएटिव हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा हेडिंग आप समझिए, बाकी जो मैं बता रहा हूं वो तो आप आसानी से क्रिएट करके लिख देंगे। ठीक है, आपको कौन कौन सा हेडिंग डालना है वो इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर मान लीजिए आपने स्टार्टिंग में प्रस्तावना नहीं डाला, लास्ट में उपसंहार नहीं डाला, तो निबंध आपका आधा अधूरा है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हेडिंग होगा आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या। देखिए, आज लगभग समस्त विश्व में आतंकवाद सक्रिय है। ये आतंकवादी समस्त विश्व में राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए सार्वजनिक हिंसा और हत्याओं का सहारा ले रहे हैं। भौतिक दृष्टि से विकसित देशों में तो आतंकवाद की इस प्रवृत्ति ने विकराल रूप ले लिया है। कुछ आतंकवादी गुटों ने तो अपने अंतरराष्ट्रीय संगठन बना लिए हैं। जेसी स्मिथ अपनी बहुचर्चित पुस्तक लीगल कंट्रोल ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म में लिखते हैं कि इस समय संसार में जैसा तनावपूर्ण वातावरण बना हुआ है, उसको देखते हुए यह कहा जा सकता है कि भविष्य में अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद में और भी तेजी आएगी। यानी कि जो आतंकवादी हैं उन्होंने खुद का इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने बना दिया है, अपना एक ग्रुप, अपना एक गुट बना लिया है। ठीक है, और दूसरों पर आक्रमण करके खुद का दबदबा बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये होगा आतंकवादी के बारे में। आगे देखिए नेक्स्ट हेडिंग क्या रहेगा हमारा। देखिए, भारत में आतंकवाद, जो हमारा इंडिया है, ठीक है, जो भारत है इसमें भी आतंकवाद है। कैसे है, क्या है, उसको पढ़ते हैं। देखिए, स्वाधीनता के पश्चात भारत के विभिन्न भागों में अनेक आतंकवादी संगठनों द्वारा आतंकवादी हिंसा फैलाई गई। इन्होंने बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया और इतना आतंक फैलाया कि अनेक अधिकारियों ने सेवा से त्यागपत्र दे दिए। भारत के पूर्वी राज्यों नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल और असम में भी अनेक बार उग्र आतंकवादी हिंसा फैली, किंतु अब यहाँ असम के बोडो आतंकवादियों को छोड़कर शेष सभी शांत हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भारत में जो आतंकवादी हैं उन्होंने इस तरह से अपना आतंक फैलाया कि जो अधिकारी थे उनको उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। तो कौन अधिकारी बनना चाहेगा? तो बहुत सारे अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया, रिजाइन कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनके साथ भी ऐसा ना हो जाए। तो ये सब चीजें हैं जो भारत में आतंकवाद फैला रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट हमारा इसी में देखिए, कश्मीर घाटी में भी पाकिस्तानी तत्वों द्वारा प्रेरित आतंकवादी प्रायः राष्ट्रीय पर्वों 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर आदि पर भयंकर हत्याकांड कर अपने अस्तित्व की घोषणा करते रहते हैं। इन्होंने कश्मीर की सुकोमल घाटी को अपनी आतंकवादी गतिविधियों का केंद्र बनाया हुआ है। आए दिन निर्दोष लोगों की हत्याएं की जा रही हैं और उन्हें आतंकित किया जा रहा है, जिससे वे अपने घर, दुकानें और कारखाने छोड़कर भाग खड़े हैं। ठीक है, यानी कि जो पाकिस्तानी लोग हैं, पाकिस्तान के कुछ ऐसे पाकिस्तानी तत्वों द्वारा, ठीक है, प्रेरित कुछ आतंकवादी हैं जो हमारे राष्ट्रीय पर्वों, जो 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, ये सब जो हमारे इंपॉर्टेंट डेज हैं, इन पर ये लोग इस दिन पर आक्रमण करते हैं और लोगों को मौत के घाट उतारते हैं। ठीक है, ताकि इनको कुछ कर नहीं सकते। ये सिर्फ हमको मतलब अंदर से कमजोर बनाने का प्रयास कर रहे हैं।
बाकी इतने कमजोर तो हम हैं नहीं, ठीक है। ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए क्या है, जिम्मेदार कौन, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? जो आतंकवाद फैल रहा है, जो टेररिज्म आज फैल रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है, किसके कारण ये फैल रहा है? देखिए, आतंकवादी गतिविधियों को गुप्त और अप्रत्यक्ष रूप से ये प्रश्रय देने वाले अमेरिका भी अंततः अपने खोए हुए गड्ढों में खुद ही गिर गया। राजनैतिक मुखौटों में छिपी उसकी काली करतूतें अविश्वसनीय रूप से उजागर हो गई जब उसके प्रसिद्ध शहर न्यूयॉर्क में 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड टावर पर आतंकवादी हमला हुआ। अन्य देशों पर हमले करवाने में अग्रणी इस देश पर हुए इस वज्रपात पर सारा संसार अचंभित रह गया। ओसामा बिन लादेन नामक हमले के उत्तरदायी आतंकवादी को ढूंढने में अमेरिकी सरकार ने जो सरगर्मियां दिखाई उसने सिद्ध कर दिया कि जब तक कोई देश स्वयं पीड़ा नहीं झेलता हो तब तक उसे पराये की पीड़ा का अनुभव नहीं होता। यानी कि जो अमेरिका है उसने जो है कुछ आतंकवादी जो है, पहले वो आतंकवाद का कुछ सपोर्ट करता, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, जब उसके स्वयं के शहर न्यूयॉर्क पर 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड टावर पर आतंकी हमला हुआ, तब उसको लगा कि हाँ, जब तक कोई देश स्वयं पीड़ा नहीं झेलता, जब तक खुद के ऊपर हमला नहीं करेंगे आतंकवादी, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या हुआ आगे, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग क्या रहेगा, आतंकवाद का समाधान। आखिर इसको समाधान हम कैसे कर सकते हैं? देखिए हेडिंग डालेंगे, भारत में विषमतम अधिकतम स्थिति तक पहुंचने वाले आतंकवाद के समाधान पर संपूर्ण देश के विचारकों और चिंतकों ने अनेक सुझाव रखे, किंतु यह समस्या अभी भी अनसुलझी ही है। यानी कि इसका कोई समस्या भी समाधान निकाल नहीं पाए हैं, क्योंकि लगातार आतंकवादी हमले करते जा रहे हैं, तो इसका समस्या निकला नहीं है हमारे देश में। इस समस्या का वास्तविक हल ढूंढने के लिए सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि ये सांप्रदायिकता का लाभ उठाने वाले सभी राजनीतिक दलों की गतिविधियों में परिवर्तन हो। सांप्रदायिकता के इस दोष से आज भारत के सभी राजनीतिक दल न्यूनाधिक रूप से दूषित अवश्य हैं, ठीक है। तो इसका कोई समाधान जो है अभी ढूंढ नहीं पाई है, लेकिन आगे वाले समय में हो सकता है कि इसका कोई ना कोई समाधान मिले, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसी में है हमारा, दूसरे सीमा पार से अप्रशिक्षित आतंकवादियों के प्रवेश और वहां से भेजे जाने वाले हथियारों व विस्फोटक पदार्थों पर कड़ी चौकसी रखनी होगी तथा सुरक्षा बलों को आतंकवादियों की अपेक्षा अधिक अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र से लैस करना होगा। तीसरे, आतंकवादी को महिमामंडित करने वाली युवकों की मानसिकता बदलने के लिए आर्थिक सुधार करने होंगे। यानी कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जो हमारे सैनिक हैं उनको आतंकवादी तो मान लीजिए वो लोग लिए रहते हैं विस्फोटक और भी कई प्रकार की चीजें वो लिए रहते हैं हथियार, लेकिन जो हमारे सैनिक हैं उनको उनसे भी अच्छा हथियार और विस्फोटक देना होगा। और जो लोग आज बेरोजगार टहल रहे हैं, बहुत सारे लोग क्या हैं कि वो बेरोजगारी के कारण आतंकवाद को अपना लेते हैं, ठीक है। उनके लिए हमें कुछ करना होगा, उनकी मानसिकता बदलने के लिए आर्थिक सुधार करने होंगे, तभी जो है आतंकवाद फिनिश होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिए क्या है नेक्स्ट हेडिंग हमारा, उपसंहार, ठीक है। सबसे लास्ट हेडिंग जो हम डालेंगे उपसंहार, ये हेडिंग बहुत जरूरी है। सबसे पहले निबंध लिखते समय प्रस्तावना हमें डालना है, सबसे लास्ट में उपसंहार जरूर डालना है, ठीक है। इसमें क्या लिखना है कि आखिर कैसा क्या करना है। देखिए यह एक ही है कि महावीर बुद्ध, गुरु नानक और महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों की जन्म पिछले कुछ दशकों से सबसे अधिक अशांत हो गई है। देश की 139 करोड़ जनता ने हिंसा की सत्ता को स्वीकार करते हुए इसे अपने दैनिक जीवन का अंग मान लिया है। भारत के विभिन्न भागों में हो रही आतंकवादी गतिविधियों ने देश की एकता और अखंडता के लिए संकट उत्पन्न कर दिया है। आतंकवाद का समूल नाश ही इस समस्या का समाधान है। यानी कि अगर आपको आतंकवाद हटाना है तो इसका जड़ से इसको खत्म करना होगा, ठीक है। आगे देखिए, टाटा के स्थान पर भारत सरकार द्वारा एक नया आतंकवादी निरोधक कानून पोटा लगाया गया, जिसे दूसरी सरकार ने यह कहते हुए कि ये सख्त और व्यापक कानून आतंकवाद को समाप्त करने की गारंटी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसको खत्म करना है, 139 करोड़ जो हमारी जनता है उसको हिंसा की सत्ता को स्वीकार करते हुए उसे क्या है, इससे अपने दैनिक जीवन का अंग मान लिया है। यानी कि जो भी लोग हैं अपनी गतिविधियों को बदलना होगा, अपनी एकता अखंडता को बनाए रखना होगा, तभी इसका हल हम ढूंढ पाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान पर निबंध, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने कितने टॉपिक देखे, टोटल हमने 11 टॉपिक्स पढ़े, जिसमें हमने हिंदी व्याकरण के बहुत सारे टॉपिक पढ़े, रस छंद अलंकार पढ़ा और एटलीस्ट हमने पढ़ा आतंकवाद पर निबंध, ठीक है। तो ये टोटल जो क्वेश्चन है 30 नंबर के आते हैं, तो इसको आप लोग क्लियर कर सकते हैं। तो आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।